ठीक है, आज की क्लास यहाँ पर देखते हैं। आज की क्लास में हमें जो यहाँ पर आज देखना था वो ये है कि हमें क्या करना है कि हम इस ऐप का फ्यूचर डिसाइड कर रहे थे, हमने कल बोला था। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसका मतलब जो फ्यूचर है वो हमने कुछ ऐसा सोचा है कि हम इसके अंदर एक जस्ट डायल का क्लोन बनाएंगे, है ना। रिव्यू बेस्ड सर्विस सिस्टम हम बना रहे हैं, ठीक है। एक जो हमने अभी डिसाइड किया था जो बिल्कुल की जस्ट डायल की तरह होगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आपको देखनी है कि इट विल बी जस्ट सिटी स्पेसिफिक या रीजन स्पेसिफिक। हम उसको पहले मान लो अपने रीजन में स्टार्ट करेंगे, देन आगे जाकर ये फर्दर पहुँचेगा, ठीक है। अगर इसका बैकएंड देखा जाए तो मुझे लगता है कि इसके बैकएंड के ऊपर ही पहले हमें फोकस करना चाहिए। तो इसके बैकएंड में जैसे हमने यहाँ पर यूज़र कंट्रोलर बनाया हुआ है, लॉगिन हैंडलर, फॉरगेट पासवर्ड, रीसेट पास, डिलीट यूज़र, गेट यूज़र, चेंज पास, ये तो फिलहाल हमारे एक यूज़र के लिए हो गए, ठीक है। अब हमें एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी एक कंट्रोलर बनाना है, ठीक है। और वो सर्विस प्रोवाइडर के लिए सबसे पहले एक यूज़र ही होगा, ठीक है। एक सर्विस प्रोवाइडर क्या होगा, वो यूज़र ही होगा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि यूज़र जो है ना वो रोल बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले अगर आप मॉडल्स को देखोगे, यूज़र मॉडल के अंदर हमारे पास था यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड प्रोफाइल पिक। हालांकि अभी हमने यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड तो ले लिया, बट प्रोफाइल पिक का हमने कोई ये दिखाया नहीं, ठीक है। अब आप एक और मॉडल अगर हम क्रिएट करें तो उसमें हम लिखेंगे सेलर मॉडल। क्या लिखेंगे? सेलर मॉडल डॉट जेएस, ठीक है। तो सेलर मॉडल डॉट जेएस, और यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले वही अपना कांस्टेंट mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर mongoose, सही है ना। और इसके बाद आपको एक mongoose मॉडल क्रिएट करना है, तो हम लिखेंगे कांस्टेंट सेलर, ठीक है। देखो मैंने लिखा कांस्टेंट सेलर, और ये क्या होगा, mongoose डॉट मॉडल, तो इट विल बी mongoose डॉट मॉडल। तो mongoose डॉट मॉडल के अंदर पहला क्या जाएगा, पहले जाएगा इसका नाम सेलर, और उसके बाद जाएगा स्कीमा, ठीक है। तो सेलर हो गया, उसके बाद जाएगा एक स्कीमा। अब बताओ सेलर के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे। देखो सेलर के सबसे पहले होगी मेरे हिसाब से नाम, ठीक है। सेलर का नाम होगा, ठीक है। कैटेगरी होगी, है ना। और ये किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसको अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ठीक है। और सेलर के होंगे रिव्यूज, है ना, रिव्यूज होंगे, है ना। तो इसी तरह से हम वो सब चीज़ें इसमें बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इसका सेलर का यूज़र नेम होगा, क्योंकि सेलर को भी तो लॉगिन करना है ना, तो इसका भी यूज़र नेम होगा, स्ट्रिंग होगी वो, ओके। सेलर की भी ईमेल होगी, है ना, सेलर की भी ईमेल होगी। तो सेलर का ईमेल वो भी क्या होगा, वो भी स्ट्रिंग है। और ये तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मैं आपको मॉडल हम लिखते हैं ना, हमने बहुत ही सिंप्लीफाइड करके मॉडल्स लिखे थे। आप ऐसे लिख सकते हो टाइप, ठीक है, टाइप स्ट्रिंग, क्या लिख सकते हो, टाइप स्ट्रिंग। और आप यहाँ पर कॉमा लगा के इसको लिखो रिक्वायर्ड, ठीक है। देखो इसमें अब वहीं से आता है रिक्वायर्ड ट्रू, क्या लिख सकते हो आप, रिक्वायर्ड, ऐसे रिक्वायर्ड ट्रू, ऐसे लिख सकते हो आप, रिक्वायर्ड ट्रू। तो ईमेल हो गया, चलो ईमेल की टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, और रिक्वायर्ड नेसेसरी, है ना। इसी तरह से आप इसको यूनिक एट्रीब्यूट भी लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो यूनिक, यानी कि सेकंड ईमेल ही पकड़ेगा नहीं। लेकिन वो वैलिडेशंस हम फिर कोड में भी करते हैं कि इफ ईमेल इज ऑलरेडी देयर, तो आप इसको रजिस्टर नहीं करोगे। और हाँ, इसकी भी क्या होगी, अपनी पासवर्ड इसकी भी अपनी पासवर्ड होगी, ओके। तो वो पासवर्ड भी क्या होगा, वो पासवर्ड भी स्ट्रिंग होगा, चलो ये भी सही है। दूसरा इसके होंगे रिव्यूज, है ना, इसके होंगे रिव्यूज, वो होगी एक एरे, वो क्या होगी, एक रिव्यूज, एक एरे होगी। और उस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा, मतलब उस रिव्यू एरे में क्या क्या चीजें होंगी, लाइक एक तो उस रिव्यू के अंदर पहले होंगे स्टार्स, ठीक है, क्या होंगे, स्टार्स। वो स्टार्स खुद क्या है, उसकी टाइप क्या है, उसकी टाइप है, मतलब हम कह सकते हैं कि उसकी टाइप है नंबर, ठीक है। देखो एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज आपने इसको एक ऑब्जेक्ट में डालना है, ठीक है। तो एक स्टार्स जिसकी टाइप क्या होगी, नंबर। और दूसरी चीज इसमें होंगी खुद, मतलब रिव्यू के अंदर जो कमेंट करने वाले लोग होंगे, जो रिव्यू खुद होगा, रिव्यू की बॉडी, हाँ। तो हम उसको लिखेंगे रिव्यू, ठीक है, या ऐसे लिखेंगे रिव्यूज, स्टार्स अलग से और लिखेंगे हम रिव्यूज। अब रिव्यूज खुद एक एरे होगी, ठीक है, रिव्यूज खुद एक क्या होगी, एरे होगी, रिव्यूज खुद एक एरे होगी। और उसकी भी, उस रिव्यू की भी क्या होगी, खुद एक टाइप होगी पहले रिव्यू की। देखो रिव्यू की टाइप होगी स्ट्रिंग, ओके। और
रिव्यू की टाइप होगी स्ट्रिंग और वहां पर खुद रिव्यू की बॉडी होगी, यानी कि जो लिखा होगा। तो रिव्यू बॉडी ऐसे लिखेंगे, रिव्यू बॉडी जो कि क्या होगी, जिसकी टाइप खुद स्ट्रिंग होगी। अब देखो ये एरर इसलिए दे रहा है, हाँ इसमें वैसे रिव्यू बॉडी जो है आपने इस रिव्यूज की टाइप, हाँ यहाँ पर इसमें देख लो आप, यहाँ पर आपको इसमें टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे लिखो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो जरा इसको फॉर्मेट करते हैं, देखते हैं ये कैसा दिखेगा। अभी देखो तो ऐसा कुछ हो गया। तो यूजर नेम एक स्ट्रिंग है, ईमेल एक स्ट्रिंग है, रिक्वायर्ड ट्रू है, पासवर्ड एक स्ट्रिंग है, और उसके बाद इसके क्या है, रिव्यूज। रिव्यूज में रिव्यूज क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें स्टार्स होंगे और रिव्यूज होंगे, ठीक है, बस इतना ही है, स्टार्स होंगे और रिव्यूज होंगे, सही है ना। और इसके बाद हम एक और चीज इसमें चेंज करेंगे, लाइक इसका डिस्क्रिप्शन होगा सेलर डिस्क्रिप्शन, है ना, ऐसे लिखेंगे सेलर डिस्क्रिप्शन, सेलर का डिस्क्रिप्शन। तो ठीक है, सेलर डिस्क्रिप्शन भी क्या होगी, वो भी स्ट्रिंग ही होगी, है ना, सेलर डिस्क्रिप्शन भी क्या होगा, स्ट्रिंग ही होगा। और कोई चीज आप सोच सकते हो अभी, ठीक है, इसकी प्रोफाइल पिक तो होनी ही होनी है, क्योंकि प्रोफाइल पिक, हाँ एग्जैक्टली, प्रोफाइल पिक यूआरएल होगा, ठीक है, प्रोफाइल पिक यूआरएल होगा, और प्रोफाइल पिक यूआरएल जो है वो भी एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है। इसका फोन नंबर होगा, है ना, फोन नंबर होगा, और फोन नंबर के बाद इसका फोन नंबर हम लिखेंगे, वो भी स्ट्रिंग में ही लिखेंगे, ठीक है, वो नंबर होगा लेकिन उसमें +91 भी आप डाल सकते हो। एंड हमें फोन नंबर के ऊपर कोई कैलकुलेशन तो करनी नहीं है ना, तो बेटर टू गो विद स्ट्रिंग। हाँ, उसके बाद और एक चीज, प्रोफाइल पिक भी हो गया, फोन नंबर भी हो गया, एक्सपीरियंस हम लिख सकते हैं, एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एक्सपीरियंस कितना है आपको, तो एक्सपीरियंस भी किस बेसिस पे होगा, वो भी स्ट्रिंग ही होगा, तो आप, ठीक है ना। हाँ, लोकेशन का डेटा इससे सेव नहीं होगा डेटाबेस में, लोकेशन का डेटा रियल टाइम होता है, ठीक है। इसी तरह से स्पेशलाइजेशन, हाँ स्पेशलाइजेशन, ठीक है, स्पेशलाइजेशन, ठीक है, चलो स्पेशलाइजेशन, तो ये भी स्ट्रिंग होगी, है ना। और कुछ मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि फोन नंबर, एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन, ये सब चीज़ें, और हम क्या देखकर उसको मतलब हायर करेंगे, बताओ। प्रोफाइल पिक भी देख ली, फोन नंबर, एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन, कैटेगरी लिखेंगे, ठीक है, कैटेगरी। तो कैटेगरी मतलब जिससे हमें पता चलेगा कि ये क्या, नहीं एज के बेसिस पे थोड़ी हम, जेंडर बेसिस और एज बेसिस के ऊपर थोड़ी हम किसी को जॉब देंगे, ठीक है। तो बाद में इसको क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। अच्छा, रास्ते में अगर हमें और भी कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं तो हम सेलर को वो चीज़ें लगा देंगे, वो ऐड कर देंगे उस वक्त हमें। क्या, अब हम बनाएंगे कंट्रोलर्स में एक और, दैट इज सेलर कंट्रोलर। क्या बनाएंगे, सेलर कंट्रोलर, सेलर कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है ना, सेलर कंट्रोलर डॉट जेएस। चलो ये भी सही हो गया। अब सेलर कंट्रोलर में देखो, यहां पर आपको CRUD ऑपरेशन ही करना है, ठीक है। आपने इंडेक्स डॉट जेएस में ये जो बनाए थे, ये यूजर के राउट्स बनाए थे, ठीक है, ये यूजर के राउट्स थे। आपने अब जो राउट्स बनाने पड़ेंगे वो आपको क्या बनाने पड़ेंगे, वो आपको सेलर के राउट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, सेलर के राउट्स। और हाँ, हमें एक ऑथेंटिकेशन भी करनी पड़ेगी, हमें इन सारे के सारे जो हैंडलर्स है ना, इन सबको एक ऑथेंटिकेट भी करना पड़ेगा। हमने इज ऑथराइज्ड हुक इससे पहले बनाया हुआ है, लेकिन हमने कभी यूज किया है वो शायद, हाँ हाँ हमने यूज किया हुआ है। कहाँ पर यूज किया हमने वो, कहाँ पे, नहीं, इज ऑथराइज्ड हमें अपने जो हमारे जो बैकएंड के हुक्स हैं, हमें बैकएंड कंट्रोलर्स जो है, हमने इन बैकएंड कंट्रोलर्स को भी जो है ऑथेंटिकेट करना है। देखो इज ऑथराइज्ड, देखो इज ऑथराइज्ड, हमने यहाँ पर तो इज ऑथराइज्ड पता है कहाँ पर किया था, हमने इज ऑथराइजेशन की है सिंपली इस देखो, इस राउट को मैं एक काम करता हूँ, इस राउट को मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके आता हूँ, इस राउट को, यूजर इज ऑथ टोकन इज ऑथराइज्ड। ये पता है ये कहाँ पर ये रिक्वेस्ट जाती है, ये रिक्वेस्ट जाती है कि जब हम ऑथराइजेशन चेक करते हैं, जब हम ऑथराइजेशन चेक करते हैं, जब हम बैक मतलब फ्रंट एंड के ऊपर जब हम किसी पेज पे जाते हैं और वो पेज सिक्योर होता है और हम उस सिक्योर पेज पे जाने के लिए वहां पर एक एपीआई कॉल करते हैं, तो वो एपीआई कॉल हम इस पर करते हैं, ठीक है, और वहां से हमें पता चल जाता है कि हाँ ये इज ऑथराइज्ड है कि नहीं, ठीक है। लेकिन देखो हमें एक और चीज भी इसमें
एनहांस करनी पड़ेगी। ये इज ऑथोराइज्ड को हमें टोटली रीमैप करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सारे के सारे हैंडलर्स को, बैकएंड हैंडलर्स को ऑथोराइज करना पड़ेगा। कैसे, देखो समझो इसको, इस बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर हैंडलर, लॉग इन हैंडलर, फॉरगेट पास हैंडलर, इन 3 हैंडलर्स को तो कहीं पर भी इज ऑथेंटिकेटेड की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, इज ऑथराइज्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली ये तो मतलब एक डिफरेंट ही हुक है, ये तो ओपन राउट्स है ना। अच्छा, रीसेट पास के टाइम पे या डिलीट यूजर के टाइम पे या चेंज पास के टाइम पे और गेट यूजर के टाइम पे, अगर कोई देखो, अगर कोई भी बंदा अभी इसको रिक्वेस्ट भेज रहा है गेट यूजर को, आपको पता है ना कि दैट ये उसको यहाँ से यूजर का डेटा दे देता है। तो क्या होगा कि अगर एक मलिशियस बंदा भी इसी राउट पर कॉल करेगा एंड उसको भी तो गेट यूजर मिल जाएगा ना। तो हमें इस गेट यूजर राउट को भी क्या करना है, हमें इस गेट यूजर राउट को भी एक तरह से सिक्योर करना है। ठीक है, आया समझ? तो ये कैसे हम करेंगे? ठीक है, हाँ टोकन चेक होगा, नहीं कर सकते, वो तो फ्रंट एंड पे होगा, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। देखो फ्रंट एंड को रखो साइड में, अगर किसी ने डायरेक्टली थंडर क्लाइंट पर रिक्वेस्ट भेज दी, जैसे थंडर क्लाइंट पे हम कलेक्शंस में जाके इस पे जाएंगे रोब्लॉक्स प्रोडक्शन में, मान लो किसी ने डायरेक्टली इस गेट यूजर पे कॉल किया, क्या ये होगा? होगा ना। तो ये राउट कहीं पे ऑथेंटिकेटेड है क्या? इस राउट के ऊपर कोई मतलब ये सिक्योरिटी लगी है? नहीं, इस राउट पे नहीं लगी सिक्योरिटी। इसका मतलब उसको सीधे सारे यूजर का डेटा मिल जाएगा। तो वो तो कल को हमारा सारा डेटा स्क्रैप करेगा। मान लो हम यूजर्स कलेक्ट करेंगे, हम एड्स चलाएंगे, बाकी चीजें करेंगे एंड हम अपने यूजर्स का डेटा जो है ना अपनी डेटाबेस में सेव रखेंगे। लेकिन आप देखो सारे यूजर्स के क्रेडेंशियल्स क्या होंगे? वल्नरेबल होंगे, क्योंकि कोई भी इन एपीआईज के ऊपर कॉल करके यूजर डेटा ले सकता है। तो हमें क्या करना है, हमने इन एपीआईज को एक हिसाब से सिक्योर करना है। तो वो हम देखो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम एक और राउट बनाएंगे, एक और फाइल बनाएंगे, उसका नाम होगा इज ऑथेंटिकेटेड। क्या लिखेंगे? इज ऑथेंटिकेटेड। आप ये उसको ऑथराइज्ड को इसके साथ मतलब कंफ्यूज ना करें, वो तो हमने उसके लिए किया था कि हम लोग मतलब अपने फ्रंट एंड के लिए एक बार मैंने आपको दिखाया था। वो मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ इज ऑथेंटिकेटेड, मैंने इज ऑथेंटिकेटेड .js करके यहाँ पर एक फाइल बनाई। बहुत सारी फाइल्स में बनानी पड़ेंगी। अब जो इज ऑथेंटिकेटेड और इज ऑथराइज्ड है ना, इसमें फर्क ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये सेम ही होगा। देखो इज ऑथेंटिकेटेड सेम ही होगा, मैंने वही कोड कॉपी करके इसमें डाल दिया, ठीक है। लेकिन आप चेक करो मैं इसमें क्या चेंज करूंगा। एक तो यहां पर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स और यहां पर आप लोगे नेक्स्ट। क्या लोगे? एक और पैरामीटर आपने क्या ले लिया? नेक्स्ट। और नेक्स्ट ठीक है, बाकी सब चीजें तो वही है। मैसेज हैंडलर आ गया, JWT वेरीफाई हो रहा है। देखो अगर JWT वेरीफाई हो रहा है, अगर एरर है तो उस केस में मैसेज हैंडलर चलेगा और वो बताएगा अनऑथराइज्ड, दैट्स ओके। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं हो, मतलब अगर रिजॉल्व हो गया, इन केस अगर ये रिजॉल्व हो गया, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम यूजर आईडी बना रहे हैं resolve.user_id के बराबर, और मैं रिटर्न कर रहा हूं मैसेज वेरीफाइड रेस्ट 200। देखो ये रिटर्न मुझे यहां से हटाना है, मुझे नेक्स्ट को यहां पर कॉल करना है। तो मैं इसको बोलूंगा कि तुम आगे चले जाना, ठीक है। तुम कहां चले जाना? आगे। तो रिटर्न, ठीक है, नेक्स्ट। आया समझ आपको? रिटर्न नेक्स्ट, यानी कि अगर ये हो गया तो तुम आगे चले जाना। और साथ में क्या कर देना, रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी, एक ऑब्जेक्ट बनाना रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी, जो कि बराबर होगा किसके? जो कि इस यूजर आईडी के बराबर होगा, ठीक है। और यहां से जो ये यूजर आईडी आ रही है, ये कहां से आ रही है? हमें ये रिजॉल्व से आ रही है। तो रिजॉल्व के अंदर जो यूजर आईडी है उसका नाम भी मैंने वेरिएबल में यूजर आईडी रखा, और वहां पर या देखो इतना लंबा चौड़ा लिखने की क्यों जरूरत है, आप ऐसे लिखो रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी इज इक्वल टू रिजॉल्व डॉट यूजर आईडी, बस। क्योंकि आपको पता है रिजॉल्व के अंदर यूजर आईडी सेव है, तो आप सिंपली लिख रहे हो कि आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी इज इक्वल टू रिजॉल्व डॉट यूजर आईडी और रिटर्न कर दो नेक्स्ट। अब रिटर्न नेक्स्ट, ये थर्ड पैरामीटर जो मैंने लाया ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, ये कैसे इंपॉर्टेंट है मैं समझाता हूं। अब ये हो गया ना, है ना, ये बन गया ना, ये इज ऑथेंटिकेटेड हैंडलर। देखो मैं क्या करूंगा, अगर मैं जाऊं index.js में और मैंने यहां पर लगा दिया ऐसे, देखो इस राउट को चेक करो, ये गेट यूजर वाला राउट। इस गेट यूजर वाले राउट में मैंने लिखा इज, मगर एक मसला है यहां पर, देखो हाँ एक और प्रॉब्लम है, इस फंक्शन का नाम भी ऑथराइज्ड है, तो मैं इस फंक्शन का नाम रखूंगा इज ऑथेंटिकेटेड, या सिंपली रखो इज ऑथ, हाँ इज ऑथेंटिकेटेड रखो, या इज, अब
मे बी इससे आपको पूरा समझ में आएगा। तो मैं लिखूंगा इज ऑथेंटिकेटेड, इज ऑथेंटिकेटेड। तो इसको कॉपी करके यहाँ पर इसी को एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, इज ऑथेंटिकेटेड। और index.js में देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा इज ऑथेंटिकेटेड। देखो दो फंक्शन है, एक इज ऑथराइज्ड, दूसरी इज ऑथेंटिकेटेड। तो इज ऑथेंटिकेटेड ऐसे। अब मुझे बताओ क्या होगा अगर किसी ने यूजर गेट यूजर को कॉल किया। पहले आपको पता है इज ऑथेंटिकेटेड क्या मांगेगा, इज ऑथेंटिकेटेड उसको टोकन मांगेगा, ठीक है। और ये भी इसको कहां से मांगेगा, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में। या आप क्या कर सकते हो, आप रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। तो आप इसको क्वेरी में टोकन भेज दो, ठीक है। तो टोकन जो है वो कहां से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से। जब तक टोकन नहीं होगा और जब तक वो टोकन वेरीफाई नहीं होगा, क्या ये रिटर्न नेक्स्ट जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये सेकंड हैंडलर पे तो जाएगा ही नहीं। तो इस तरह से आपने राउट को भी ऑथेंटिकेट कर दिया, यानी कि ये राउट सिर्फ तभी एक्सेसिबल होंगे जब आप एक तरह से सिक्योर लॉगिन करोगे, है ना। क्योंकि लॉगिन करने के टाइम ही असल में टोकन जनरेट होती है, एंड वही टोकन आपको प्रोवाइड करनी है कहां पर, इस राउट पे कॉल करने के टाइम पे। एक तो आपने यूजर आईडी भी देखो, इस राउट में एक और चीज भी है। अब क्या इसमें थोड़ी सी चेंजेस होंगी। अब गेट यूजर के टाइम पे यू चेक, गेट यूजर के टाइम पे आपको यूजर आईडी कहां से मांगनी पड़ती थी, पैराम्स से, ठीक है। आपको पैराम्स में आईडी भेजने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आप इससे पहले जो है ना, इससे पहले वाले हैंडलर में, इज ऑथेंटिकेटेड हैंडलर में आप क्या कर रहे हो, इज ऑथेंटिकेटेड हैंडलर में आप टोकन ले रहे हो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से, एंड उस टोकन में भी तो आईडी सेव है ना। तो आप चाहो तो यहां पर चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से। आप इसको बोलोगे कि आप गेट यूजर को बोलोगे कि देखो अब तुम कहां से ले लेना, आप तुम आईडी जो है आप मत ले लो पैराम से, आप इस यूजर आईडी को ले लेना रिक्वेस्ट डॉट यूजर से। कहां से, रिक्वेस्ट डॉट यूजर से। अब आप कहोगे कि ये कहां से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट यूजर। अगर आप चेक करोगे इज ऑथेंटिकेटेड में अभी मैंने बनाया रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी, तो इसको बनाते हैं ऐसे, रिक्वेस्ट डॉट यूजर। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर इज इक्वल टू रिजॉल्व डॉट यूजर आईडी। या अगर आपको ठीक लगता है ऐसे ही लिखो रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप यूजर कंट्रोलर में क्या लिखोगे, कांस्टेंट यूजर आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी। तो अब बताओ यूजर आईडी कहां से आ रही है, यूजर। और हाँ, इसको आपने डीस्ट्रक्चर करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये आपने यहां पर लिखा रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी, तो इसमें डीस्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है। अब इसको आप देखो, इसको यूजर आईडी कहां से आएगी, इसको यूजर आईडी आएगी इसके पहले जो हैंडलर है, इसके पहले, उसको मिडलवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज मिडलवेयर। इज ऑथेंटिकेटेड इज अ मिडलवेयर। देखो अगर कोई इस राउट पर जाएगा, अगर कोई बंदा इस राउट पर जाएगा तो पहले कौन सा हैंडलर चलेगा, पहले इज ऑथेंटिकेटेड हैंडलर चलेगा, ठीक है। इज ऑथेंटिकेटेड हैंडलर चला, उसने टोकन लिया कहां से, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, उसके बाद बाकी ये चीजें होंगी। बाद में हम यहां पर बना रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी करके एक ऑब्जेक्ट, जिसमें हम क्या सेव रख रहे हैं, रिजॉल्व डॉट यूजर आईडी, और फिर कर रहे हैं रिटर्न नेक्स्ट। यानी कि इसके बाद सिंपली जब इज ऑथेंटिकेटेड कंप्लीट हो जाएगा, बाद में क्या चलेगा, गेट यूजर। गेट यूजर को अब यूजर आईडी कहां से मिलेगी, इसके पुराने हैंडलर से, इससे पहले जो हैंडलर चला था, जो जिसको हम मिडलवेयर कहेंगे, तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी से इसको यूजर आईडी मिल जाएगी। बाकी ये फिर एज इट इज काम करेगा, बाकी इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज इससे इंश्योर होगा कि दैट गेट यूजर पर कोई भी बंदा ऐसे ही डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता, वो उसको क्वेरी में भेजना है ना। आप देखो, आप समझो, आप यहाँ पर रोबलॉक्स प्रोडक्शन में, आप अभी तो ये प्रोडक्शन में नहीं चल रहा होगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये चेंजेस अभी वहां पर नहीं है। कहां पर, ये चेंजेस अभी रेंडर पे नहीं, ऑन रेंडर पर ये चेंजेस नहीं है। तो मैं अभी इसको टेस्ट करने के लिए क्या करूंगा, अभी इसको टेस्ट करने के लिए फिलहाल मैं एक लोकल सर्वर स्टार्ट कर देता हूं। तो npm run dev, तो npm run dev किया मैंने, लोकल सर्वर स्टार्ट हो गया। नाउ लेट अस स्टार्ट टेस्टिंग ऑन लोकल सर्वर। और देखो इसकी डेटाबेस भी कनेक्ट हो गई। तो हम कहां जाएंगे, रोबलॉक्स प्रोडक्शन, ठीक है, रोबलॉक्स प्रोडक्शन। इसमें हम एक रिक्वेस्ट बनाएंगे, ठीक है। या हमें रिक्वेस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप चेक करो यहां पर गेट यूजर होगा। देखो गेट यूजर, जरा आप गेट यूजर पे कॉल करो, होगी कि नहीं चेक करो। देखो गेट यूजर पर अगर आप कॉल करोगे, दिस इज सेइंग नो टोकन डिटेक्टेड फॉरबिडन, नो टोकन डिटेक्टेड फॉरबिडन। किसने रोका इसको, गेट यूजर को किसने रोका, आप चेक करो। अगर आप देखोगे वी आर हैविंग index.js, हमने इस राउट पे कॉल किया था, दिस राउट, हमने इस राउट पर कॉल किया था। लेकिन इस राउट पर कॉल करने के टाइम पे पहले क्या चला, इज ऑथेंटिकेटेड, और देखो हमें ये एरर आया। क्यों, क्योंकि हमने पैराम्स में इसको टोकन, क्वेरी में इसको हमने टोकन
नहीं दिया है। तो हमने लिखा है ना कि अगर टोकन नहीं होगा तो तुम क्या बोला ना, नो टोकन डिटेक्टेड फॉरबिडन। तो यही एरर तो मुझे आया कहां पे, गेट यूजर में, चेक करो। अब ये तब तक इसको नहीं छोड़ेगा जब तक आप इसको टोकन प्रोवाइड नहीं करोगे। अब मसला है कि द टोकन इसको कैसे प्रोवाइड करे। देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है इसमें इंडेक्स डॉट सॉरी इज ऑथेंटिकेटेड में मैंने लिखा है कि द टोकन इज कमिंग फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। तो क्वेरी पास करनी पड़ेगी आपको। देखो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपने क्वेरी पास करनी पड़ेगी। तो आप लिखो यहां पर टोकन, क्या लिखो, टोकन, ऐसे लिखा टोकन, और आपने वैल्यू देना पड़ेगा। अब मसला है ना कि दैट हमें टोकन पैरामीटर को सेंड करना पड़ रहा है ज्यूरिंग रिक्वेस्ट के टाइम पे पहले आपको क्या करना पड़ रहा है, पहले आपको टोकन क्वेरी भेजनी है। अब ऑब्वियसली वो तभी होगा जब आप एक सक्सेसफुल लॉगिन करोगे, ठीक है। तो ठीक है, हमें एक सक्सेसफुल लॉगिन कर लेना चाहिए, ठीक है। देखो लॉगिन कर लिया, यहां पर आपको एक टोकन मिल रहा है ना, ठीक है। फ्रंट एंड पर ये टोटली डिफरेंट तरीके से होगा, लेकिन यहां पर टेस्टिंग के लिए डिफरेंट तरीके से हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहां पर टोकन में आपने ये वैल्यू डाल दी, सही है ना। तो आपने टोकन का वैल्यू डाल दिया, आप रिक्वेस्ट सेंड करो। अब देखो अब इसने गेट यूजर किया ना, कहां है ये वाला, ये क्वेरी है ना। क्वेरी तो हम यहां पे लिख रहे हैं, लेकिन ये देखो हो क्या रहा है, मैं आपको ऐसे समझा दूं। अगर आप यहां पर इसको ऐसे कट कर दो, देखो यहां पर अगर आप लिखते हो ना ऐसे यूजर आईडी, देखो ये ऊपर ही असल में लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी होगा वो क्या होती है, क्वेश्चन मार्क। मैंने बोला है आपको, कोलन के बाद जो होता है दैट्स कॉल्ड एज पैराम, और जो क्वेश्चन मार्क के बाद होगा वो क्या होगी, वो होगी क्वेरी। तो मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क यूजर आईडी। अब मैं वहां पर नहीं लिख रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं यूजर आईडी, और आप इसके अंदर वैल्यू कुछ भी डालो तो ये ऐसे आएगा, क्वेश्चन मार्क यूजर आईडी इज इक्वल टू, ठीक है। इसको क्वेरी बोलते हैं। ये तो हो गया क्वेरी, और दूसरी चीज होती है पैराम। तो फॉर एग्जांपल अभी आप अगर टोकन आप सेंड नहीं करोगे, तो अगर आप सेंड करोगे तो ये बोलेगा नो टोकन डिटेक्टेड। इट मींस विदाउट टोकन आप इस पर इन एपीआई पर आप कॉल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब फ्रंट एंड में भी अब आपको टोकन सेंड करने हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉगिन के टाइम पे हमने वहां पर टोकन्स कहां पे सेव किए होते हैं, लोकल स्टोरेज में, है ना। तो हम लोकल स्टोरेज से वो टोकन गेट करके हर किसी रिक्वेस्ट के साथ टोकन हम साथ में भेज देंगे। ये एक मैनुअल अप्रोच है, इसका एक ऑटोमेटिक अप्रोच भी है जो हम इस पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, यानी कि अगर किसी ने रिक्वेस्ट सेंड कर दी विदाउट सेंडिंग द टोकन इन क्वेरी, तो ये वहीं पे रुक जाएगा, बोलेगा नो टोकन डिटेक्टेड फॉरबिडन। ओके चलो, अगर हमने टोकन भेज दिया, ठीक है, हमने टोकन भेज दिया, लेकिन अगर किसी ने इसके टाइम पे सीक्रेट की के साथ छेड़खानी की होगी, मान लो अगर सीक्रेट की में चेंजेस है, तो उस वक्त आप देखोगे, उस वक्त भी आपको एरर आएगा। उस वक्त कौन सा एरर आएगा, हाँ उस वक्त आपको ये वाला एरर आएगा, अनऑथराइज्ड। क्योंकि एरर तभी आएगा जब सीक्रेट की में कोई प्रॉब्लम होगी। उस वक्त आपको, अभी तो आपको आ रहा है 403, आप चेक करो, यू चेक 403 मीन्स फॉरबिडन। लेकिन अगर आप क्या करते हो, हाँ तो उस वक्त यानी कि अगर हम यहां पर इज ऑथेंटिकेटेड में जाए, अगर आप सीक्रेट की जो है, सीक्रेट की अगर गलत होगी तो उस वक्त आपको ये वाला एरर आएगा, अनऑथराइज्ड, ठीक है। सिंपली आपको अनऑथराइज्ड एरर आएगा। और हाँ अगर एरर नहीं है तो उस केस में एक रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी करके क्या बन रही है, रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी करके एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसके अंदर आप रिजॉल्व डॉट यूजर आईडी डाल रहे हो, फिर आप कर रहे हो रिटर्न नेक्स्ट। तो रिटर्न नेक्स्ट का मतलब हो गया कि जो इसके बाद हैंडलर है उस पे चले जाओ। तो ये सारा हमने यहां पर लिखा। अब देखो इज ऑथेंटिकेटेड मैंने एक बार लिखा, ठीक है। इस यूजर कंट्रोलर को बंद करते हैं, जरा एक नजर मारो आप index.js पर। आपको क्या लगता है और किस राउट पर मुझे ये करना चाहिए, लाइक चेंज पास, ठीक है। देखो चेंज पास असल में जो यहां पर हमने लिखा है, एक तो है रीसेट पास, दूसरा है फॉरगेट पास। देखो इस पर तो नहीं करना है, पता है क्यों? फॉरगेट पास हैंडलर का मतलब है कि ये बंदा अपना पासवर्ड भूल गया है ना, तो उस वक्त तो कहां टोकन जनरेट होगा। तो रीसेट पास, फॉरगेट पास को छोड़ दो डिलीट यूजर के टाइम पे, ठीक है। डिलीट यूजर के टाइम पे आपको टोकन चाहिए। तो हम इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे, इज ऑथेंटिकेटेड फिर कॉमा। तो ठीक है, ये खुद से कर लेगा। पहले जब तक आप टोकन नहीं भेजोगे ना इस रिक्वेस्ट के ऊपर, जब तक आप इस पोस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर टोकन नहीं भेजते, तब तक आप ये आगे नहीं जाएगा। तो इन शॉर्ट हमें इनको सिक्योर करना है। किनको? हमें डिलीट यूजर हैंडलर को सिक्योर करना है, हमने गेट यूजर को जो है ना सिक्योर करना है। अच्छा, चेंज पास हैंडलर, इसको भी सिक्योर करना है, बिकॉज ये कौन सा हैंडलर है जिसमें पासवर्ड चेंज हो रहा है, तो इसको भी हमें सिक्योर करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे चेंज पास हैंडलर कॉमा लगा के इस तरह से। तो इट मींस
अब हमने सारे राउट्स जो भी हमें लगता है कि जो भी क्या है सिक्योर राउट्स, ठीक है, तो दीज आर यूजर राउट्स, दीज आर ऑल्सो यूजर राउट्स बट दीज आर सिक्योर यूजर राउट्स, ठीक है। तो पहले ये करना पड़ेगा क्योंकि अब आप एक बड़ी ऐप बना रहे हो ना, ठीक है, अब हम ऐप का आगे हम आर्किटेक्चर देख रहे हैं, तो पहले हमें ये सब चीजें तो करनी पड़ेंगी। एंड हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने इसको ऐसे क्रिएट किया है ना, तो व्हाट्स द फन ऑफ सेंडिंग यूजर आईडी इन पैराम्स? नथिंग, मत आपको जरूरत नहीं है ना इसको अब इसमें मतलब सेंड करने की, ठीक है ना। अब तो इस ऑथेंटिकेटेड हैंडलर चल रहा है, तो आप चाहो तो इस यूजर आईडी को हटा के वहां पे टोकन लगा सकते हो, यानी कि अब यूजर डिलीट स्लैश विद टोकन होगा, यानी कि यूजर डिलीट पैराम में आप क्या ले सकते हो? टोकन। आप यहां पर भी चेंज पास के टाइम पे पैराम में ले सकते हो टोकन, और यहां पर गेट यूजर के टाइम पे भी आप क्या ले सकते हो? टोकन, ठीक है। आप यहां पर टोकन तीनों जगह पे आप टोकन ले सकते हो, और फिर यहां पर थोड़ी सी चेंज करके टोकन आप ले लो रिक्वेस्ट डॉट पैराम से, तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। मतलब पॉसिबिलिटीज आर मेनी, आपको जो जिस हिसाब से आपको मजा आए करने में, कोड में जिस तरह से आपको समझ में आए उस तरह से आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो सेलर के राउट्स होंगे, सेलर के राउट्स, अब सेलर को भी क्या करना है? अभी सेलर को भी रजिस्टर करवाना है, तो हम एक राउट बना सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से। हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे ऐप डॉट पोस्ट यूजर रजिस्टर, नहीं, हम लिखेंगे सेलर रजिस्टर, तो ठीक है, सेलर का रजिस्टर, और इसके ऊपर भी क्या चलेगा? रजिस्टर हैंडलर, लेकिन वो अलग से बनाना पड़ेगा, सेलर रजिस्टर हैंडलर, ठीक है। तो मैं आपको ये जो है ना ये समझा देता हूं, बाद में मैं इसको जल्दी कंप्लीट करके, क्योंकि ये अभी रिपीटेशन होगा, है ना, ये रिपीटेशन होगा। तो सेलर ये बिल्कुल वही है जैसे रजिस्टर हैंडलर था, वैसे ये भी है सेलर रजिस्टर हैंडलर। उसमें भी आप तीन ही चीजें लोगे, यूजर नेम उसका, ईमेल उसका और पासवर्ड उसका, ठीक है। लेकिन आप उसके कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, वो फिर बाद में उसमें ऐड करते जाएंगे। जब सेलर का अकाउंट बन जाएगा, बाद में हम उसको बोलेंगे कि चलो तुम अपना फोन नंबर दे दो, बायो दे दो, अपना डिस्क्रिप्शन दे दो, अपनी इमेज अपलोड करो, ठीक है, अपनी क्वालिफिकेशंस बताओ, ठीक है, वो हम बाद में इसमें ऐड करते जाएंगे। तो एक सेलर रजिस्टर हैंडलर। अब देखो यहां पर एरर आ रहा है कि बोल रहा है कि सेलर रजिस्टर हैंडलर इज नॉट देयर, ठीक है, नहीं है वहां पर, ये तो सही है। तो हम कहां जाएंगे? हम जाएंगे सेलर कंट्रोलर में, और वहां पर इस नाम से एक हैंडलर क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो इसी नाम से क्रिएट करेंगे, तो सेलर रजिस्टर हैंडलर। और कहां जाएंगे हम? सेलर मॉडल की जरूरत नहीं है हमें सेलर कंट्रोलर की जरूरत है, तो हम लिखेंगे कांस्टेंट, ठीक है, सेलर रजिस्टर हैंडलर इज इक्वल टू एन एसिंक फंक्शन, और एसिंक फंक्शन में हम लेंगे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, एंड इट्स एन एरो फंक्शन, एंड इन दिस एरो फंक्शन फॉर प्रॉपर हैंडलिंग वी विल जस्ट यूज ट्राई कैच, एंड कैच एरर को हम कर देंगे console.log। आप console.log भी कर सकते हो और console.error भी कर सकते हो। तो इस रजिस्टर हैंडलर को कॉपी करके आप यहां पर फिलहाल क्या कर दो? module.exports, ठीक है, तो module.exports इज इक्वल टू, ठीक है, सेलर रजिस्टर हैंडलर, ठीक है, ओके, ये हो गया यहां पर एक्सपोर्ट। लेकिन अभी भी यहां पर इंपोर्ट नहीं हुआ होगा, तो हम यहां पर इसको ऐसे इंपोर्ट कर देते हैं। देखो इंपोर्ट हो गया। अभी देखो सेलर रजिस्टर हैंडलर इज इंपोर्टेड फ्रॉम कंट्रोलर सेलर कंट्रोलर से, तो इस तरह से आप इसका पाथ यही होगा। इसी तरह से सेलर रजिस्टर हैंडलर होगा, फिर हो सकता है कि सेलर को अपना नाम एडिट करना पड़े, सेलर का पासवर्ड उसको भूल जाए, ठीक है, तो ये लगभग ये चीजें तो रिपीट ही होंगी, है ना, ये चीजें तो रिपीट होंगी। बाद में इसमें क्या होगा कि सेलर को अपना अकाउंट अपडेट करना है, तो अपडेशन के टाइम पे और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देखो क्या लेंगे हम। देखो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम क्या लेंगे? कांस्टेंट, ठीक है, हम लेंगे उस वक्त तीन चीजें। तो सेलर मॉडल के अंदर अगर आप देखोगे, सेलर मॉडल के अंदर हम लेंगे यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ये तीन चीजें तो हम लेंगे ही लेंगे। बाद में सेलर खुद से अपने रिव्यू तो नहीं देगा ना, रिव्यू तो बाकी लोग देंगे। सेलर डिस्क्रिप्शन, प्रोफाइल पिक, यूआरएल, फोन नंबर, एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन, कैटेगरी वो खुद सिलेक्ट करेगा। लेकिन ये आप अपडेट में करोगे, कहां पर करोगे? अपडेट में। फिलहाल तो आपको यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड लेकर इसको रजिस्टर करवाना है, तो हम यहां पर लिखेंगे कांस्टेंट यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम, हाँ, यूजर नेम कॉमा ईमेल, और बाद में क्या होगा? पासवर्ड, ठीक है ना, इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो ठीक है, ऐसा हमने किया। बाद में इसके ऊपर वैलिडेशंस आप करोगे जो आपको पता है, ठीक है। तो इन हैंडलर्स को मैं लिख के रखूंगा अब, ठीक है, मैं अभी नहीं लिखूंगा ये हैंडलर्स में मैं अच्छे से लिखूंगा, क्योंकि ये रेपिटेशन है और मैं नहीं चाहता कि दैट वीडियो खामा में हम बनाएं, ठीक है, और इसका कोई फायदा भी ना हो, ठीक है। तो हम इसी तरह से इसको यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, फिर इफ यूजर नेम नॉट देयर, ईमेल नॉट देयर, पासवर्ड नॉट देयर, तो ये कर लेना, वो कर लेना, वो जो हम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हम बनाएंगे, ओके। तो एक तो हो गया ये।
और जितने भी इसके रिलेटेड जितने भी हैंडलर होंगे वो अब हम सेलर कंट्रोलर में ही बनाएंगे, ठीक है, वो हम सेलर कंट्रोलर में ही बनाएंगे। और सेलर मॉडल को अगर हमें लगेगा और भी एनहांस करने की जरूरत है तो हम उसको एनहांस भी करेंगे, ठीक है। और index.js में इज ऑथेंटिकेटेड क्या है, अब इज ऑथेंटिकेटेड एक तरह से एक मिडलवेयर है, ठीक है, जो ये चेक करता है कि वेदर द टोकन इज प्रेजेंट और नॉट। इसका मतलब कि इन पे अगर कोई भी बंदा इन राउट्स पर क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, फर्स्ट उसको इज ऑथेंटिकेटेड करना है। तो जहां पर भी आपको लगेगा ना कि दैट हमें इज ऑथेंटिकेटेड करना चाहिए तो वहां पर हम इज ऑथेंटिकेटेड यूज करेंगे, लगाएंगे, ठीक है, आया समझ। तो इज ऑथेंटिकेटेड से हम एक तरह से राउट को क्या करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो ऐप का जो है ना, ऐप का जितना भी लॉजिक होगा, ठीक है, वो मैं इसका एक पूरा का पूरा एक साइनॉप्सिस बनाकर, ठीक है, हम पहले लिखेंगे इसको कि दैट हमें इसके अंदर और क्या क्या चीजें चाहिए, मॉडल के अंदर क्या क्या चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चाहिए। मॉडल तो डेटा स्ट्रक्चर ही हम डिफाइन करते हैं ना एक तरह से। तो ये सब कुछ हम बना के और देखेंगे कि सेलर और यूजर के बीच में क्या आपस में कनेक्शन होगा। देखो यूजर ही सेलर को रिव्यू करेगा, है ना, सेलर तो सेलर को रिव्यू नहीं कर सकता ना, यूजर अकाउंट से ही सेलर को रिव्यू जाएगा। तो ये हम बनाएंगे आराम से। और इसका फ्रंट एंड जो है ना, इसके फ्रंट एंड में भी थोड़ी सी चेंजेस होंगी, ठीक है। तो इसमें और हम एक काम करेंगे, हम कुकीज बेस्ड ऑथेंटिकेशन करेंगे, ठीक है, हम कुकीज बेस्ड ऑथेंटिकेशन करेंगे। हम लॉगिन के टाइम पे कुकीज भी सेंड किया करेंगे, ठीक है, सो दैट ये सब कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस से हो जाए, ऑटोमेटिक प्रोसीजर से हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, इसको बनाते हैं इससे भी अच्छा।